मैं हूं शिल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। ममता बनर्जी जो कि भवानीपुर की निवासी है, उन्होंने 2011 व 2016 में 2 बार इस सीट से जीत दर्ज की थी। वह इस साल अप्रैल मई में हुए विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से भाजपा नेता और पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी और उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार टीएमसी की सरकार बनाने में कामयाब रही। उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए संवैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए 5 नवंबर तक राज्य विधानसभा में एक सीट जीतने की आवश्यकता है। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए भवानीपुर में अब जीत दर्ज करनी होगी। देखा जाए तो 2021 के विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सीट पर टीएमसी के शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने 28,000 वोटों के अंतर से भाजपा के उम्मीदवार व अभिनेता रुद्रनील घोष को हराया था। राज्य के कृषि मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने ये सीट अपनी छोड़ दी ताकि ममता बनर्जी जो है वो सीट जीतने की आवश्यकता है वो जीत पाए। पत्र भी ममता बनर्जी ने भर दिया है, तो अब आगे क्या होगा सिर्फ इतना ही कह सकते हैं अभी तो कि फिर से खेला हो। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ दिलीप गोहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से अब्दुल हफीज गांधी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा की ओर से शैलेश परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस की ओर से प्रज्ञेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। कि आपसे शुरुआत करना चाहूंगी शैलेश जी, क्या कहना चाहेंगे? भाजपा ने ममता बनर्जी के सामने प्रियंका तिब्रीवाल को उतारा है मैदान में, लेकिन प्रियंका तिब्रीवाल की अगर हम बात करें तो अब तक वो खुद जिन 2 चुनावों में खड़ी हुई है उनमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में भाजपा उन्हें ममता के खिलाफ लड़ाने के फैसले पर अभी लोग तो सवाल उठा रहे। क्या कहना चाहोगे, क्या होगा? पहले तो ममता बनर्जी की हार हुई थी और ममता बनर्जी ने अभी चुनाव जीतना पड़ेगा तो ही वो मुख्यमंत्री बन पाएगी। और मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने अच्छी और सेफ सीट ढूंढी है। जब चुनाव हुआ था तब हमारे जो शुभेंदु अधिकारी जी हैं उन्होंने ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीयो है वो ममता बनर्जी को 1958 मतों से हार दी थी और ममता बनर्जी पहली बार हारी थी और बोला जाता था कि गढ़ आला मगर सिंह गेला। तो ममता बनर्जी हारी थी, वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए सभी को। दूसरी बात, ये जो ममता बनर्जी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत खूबसूरत काम कर रही है, उनकी सरकार भी आई है, ज्यादा सीटें भी आई है, ऐसी बात चल रही थी। तो उनको ऐसी सेफ सीट से लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस सीट से हमारी प्रियंका तिब्रेवाल जी जो थी बीजेपी की, वो 58,000 वोटों से हारी थी। तो 58,000 वोटों से हारी, उसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत सेफ सीट है तृणमूल कांग्रेस के लिए। तो ममता बनर्जी ने ये सेफ सीट क्यों ढूंढी? एक बात, सेफ सीट ढूंढने का भी ये क्या बात कर रहे हैं? ममता बनर्जी ने शायद नंदीग्राम में शायद उनसे जो चूक हुई, आपको क्या लगता है ममता बनर्जी फिर से चूक करेगी? नहीं, नंदीग्राम से तो नहीं लड़ा जाता, क्योंकि वहां शुभेंदु अधिकारी इस्तीफा नहीं देंगे ना, शुभेंदु अधिकारी इस्तीफा नहीं देंगे, इसलिए वहां से तो लड़ा नहीं जाएगा। मगर दूसरी ऐसी सीट लेनी चाहिए जहां शुभेंदु अधिकारी अगर इस्तीफा देते तो कम से कम वोटों से जीते हो, ज्यादा वोटों से जीते, वहां जाके तो सब कोई भी जीत सकता है। मगर वो हारी थी, वो इसीलिए वही हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी से हारी थी जनपा जी। शैलेश जी, शायद आप मेरा सवाल नहीं समझे। जो प्रियंका तिब्रेवाल आपने जो उम्मीदवार चुना है, वो पहले भी 2 चुनाव में लड़ चुकी है। 2015 की बात करें तो नगर परिषद चुनाव जिनमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2020 की अगर हम बात कर ले
मतलब अभी की बात कर ले तो विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसमें भी वो अपनी जंग हार गई थी। क्यों ऐसा? मगर और आपने उन्हीं को प्रत्याशी के तौर पर चुना। मतलब ये फैसला क्यों लिया गया, या फिर मजबूरी थी? क्योंकि सूत्रों का कहना तो ऐसा भी है कि कोई बड़े नेता तैयार नहीं है ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ने में। नहीं नहीं नहीं, बड़े नेता तैयार नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हमारी हमारी जो प्रियंका तिब्रेवाल जी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो वहां से ही तृणमूल कांग्रेस के नेता, जो तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे, उनके सामने हारी थी। तो वही लड़ेगी ना, दूसरे कोई नहीं लड़ेगा, दूसरा कोई हम नहीं उतारेंगे। वो वहां से ही हारी थी, इसीलिए वहां दूसरी जगह से लाए, उतारा गया वहां है। नहीं। कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में नहीं हुआ है। देश का कोई कोना ऐसा नहीं है कि जहां भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार न रखे, या तो अगर कोई हम भारतीय सिर्फ एक जनता नाम की पार्टी भी के चर्चा अध्यक्ष करें हो तो जो ये बड़े उम्मीदवार को अभिनेता है लड़ना है। मिथुन चक्रवर्ती, उनको भी शायद ऑफर दिया गया था और उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया था। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की जो लोक चाहना है, और इस पश्चिम बंगाल में जिस तरह भाजपा को इतने प्रचार के बाद हार का सामना करना पड़ा, यानी कहीं ना कहीं बड़े नेता भी कतरा रहे हैं। अरे प्रियंका जलपा जी, जो प्रियंका सिब्रेवाल जी जो है, वो वहां से हारी थी, इसलिए वहां लड़ने जा रही है। और क्या दूसरी बात कर बात रहे हैं, यानी कि दोबारा हारने के जो लिए आपने खड़ा हार कर से दिया। नहीं आ रही थी। मतलब आपको भी नहीं नहीं, पता जो है कि हारे से नहीं ममता आ रही थी, बनर्जी को बस वहां जितवा ही दी। प्रत्याशी हो गए। शैलेश और जी, आप बोल रहे थे भाजपा को भी ममता शायद बनर्जी ममता की बनर्जी शैलेश को भाई, वो वहां जितवाना से ही नहीं है। आ रही डर थी, से, तो ममता वहां नहीं बनर्जी आ का रही थी। इतना डर था तो शैलेश भाई, कोई वो बात अलग नहीं दिलीप जी, नंदीग्राम हमें से उनके क्यों ज्ञान हारी? पे वो बढ़ोतरी नहीं करनी है। जी शैलेश जी। तो नंदीग्राम से क्यों हारी थी ममता बनर्जी? इतनी ताकतवर है, आप बोल रहे हैं कि इतनी ताकतवर है, उनके सामने कोई पर क्या प्रत्याशी हुआ, खड़ा नहीं हो प्रचार भी सकता। तो ममता तो जी वो ने ही बढ़ाया। नंदीग्राम से क्यों हारी थी? वो हारी क्यों थी, ये इतना बता दीजिए कोई भी। तो जो हारने वाला या शुभेंदु उम्मीदवार है अधिकारी वही आपने सीएम बन शायद रहा है। मास्टर स्ट्रोक सीएम ही तो लाया वो था होना चाहिए। उन्हें भाजपा में शामिल कर। नहीं नहीं, जलपा जी, सीएम तो वो होना चाहिए जो हारा नहीं है, वो कहीं ना कहीं से जीता होता है। या तो कहीं कहीं लड़ा नहीं होता, पर कहीं अब जीत प्रत्याशी जाएगी ना, खड़ा नहीं होता, भवानीपुर की ऐसा बात है सीएम ना। होना चाहिए। मगर ममता जी का ग्राफ नीचे चला गया है। ये नंदीग्राम का वो चुनाव हारी, उससे ही पता चलता है कि ममता जी का जो ग्राफ है वो नीचे चला गया जी, है। लेकिन और फिर कोई से वो जीता है और उनकी मुख्यमंत्री तो बनी गवर्नमेंट ना। बनी। हाँ, वो तो बन सकती है ना, क्यों नहीं बन सकती? कोई जो वहां जी घूमने, वो जी, हार के भवानीपुर से जीतने जो वाले को जीती है बाजीगर उम्मीदवार, कहते हैं, ऐसा भी उनको कहा हटा गया कर वो था। आएगी। मतलब सोशल मीडिया के शब्द थे, मेरे शब्द भवानीपुर नहीं से है जो ये। जीती है उम्मीदवार 58,000 वोटों से, उनको हटाकर वो आएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम वोटों से जहां जीत हुई है वहां ममता जी को जाना चाहिए, इसीलिए वो सीट भी कंफर्म हो जाए और वहां से वो जीत सके और मुख्यमंत्री बने। तो शैलेश उसको जी, लाख लाख चूक अभिनंदन एक है। बार ये होती है, गलती डेमोक्रेसी में एक तो बार जो भी होती है, मुख्यमंत्री दोबारा बनता है नहीं उसको की अभिनंदन जाती है। है। दोबारा नहीं की जाती है। आपकी ओर आना चाहूंगी प्रज्ञेश जी। यहाँ पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस से भवानीपुर सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है, यानी कि उन्हें वॉकओवर कांग्रेस की ओर से दिया गया है। लेकिन क्या हम ये समझे कि कांग्रेस कैंडिडेट न उतारकर 2024 के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है? क्योंकि देखा ये भी कहा गया था कि इससे पहले जब ममता बनर्जी दिल्ली आई थी तब सोनिया गांधी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। एक बैठक थी जिनमें स्पष्ट ये चर्चा हुई थी कि विपक्ष को एक साथ आने की जरूरत है और बीजेपी को अगर हराना है तो जो व्यक्तिगत मतभेद है उसे भुला देना चाहिए। शायद इसकी शुरुआत कांग्रेस ने कर दी बंगाल में। देखिए, ममता जी वेस्ट बंगाल में जो उनका परफॉर्मेंस रहा है वो काबिले तारीफ जी परफॉर्मेंस रहा है, उसको ऐसे पड़ेगा। शैलेश परमार जी ने बहुत बड़ी बड़ी बात की, लेकिन उन्होंने अपने ही पार्टी का बहुत बड़ा माखौल उड़ा दिया, एक मजाक बना दिया भारतीय जनता पार्टी को। उसके दो छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं देता हूँ। शैलेश परमार जी कहते हैं कि ममता जी को सेफ सीट पे क्या लड़ने की जरूरत है, बहुत सेफ सीट है इसीलिए यही सीट ढूंढ रहे हैं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी 2 सीट से लड़े थे, एक बड़ौदा से लड़े थे, एक वाराणसी से लड़े थे। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस होता तो एक सीट से लड़ लेते, दूध का दूध पानी का पानी हो जी जाता। दूसरी बात उन्होंने जी कही कि जो जीता हुआ होता है वही मुख्यमंत्री होता है। तो शैलेश परमार जी को अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं कि जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने
उसके पहले वो जिला पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़े थे, सीधे स्काईलैब होके सीधे सीएम बन के आ गए थे। तो आपके मुंह से हारा हुआ नहीं बन सकता ऐसा बोला था, हारा हुआ है ना। जी जी जी, अरे कोई जीता हुआ ही नहीं था, नरेंद्र मोदी जी कहीं से हारे नहीं थे। नहीं लगा था। शैलेश जी थोड़ा सुनने का ये रखिए, फिर देखिए एक दूसरे को डिस्टर्ब करने का दौर चलेगा तो फिर 1 घंटा निकल जाएगा। आवाज मेरी भी अच्छी, काफी लंबी चौड़ी तगड़ी आवाज है। मुद्दे पे आते हैं कि ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है, ममता जी हारी, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया, उन्होंने चुनौती को स्वीकार कर लिया, वो फिर से लड़ने के लिए जा रही है। चुनाव में 1 वोट से भी अगर आदमी हारा है तो उसको हारा ही माना जाता है, 1000 वोट से जीता तो भी उसको जीता ही माना जाता है, या 1 वोट से, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। कांग्रेस ने जो वॉक ओवर दिया है वो आपकी बात जो है, कांग्रेस अभी पिछले कुछ दिनों में 2 बार मीटिंग्स हुई हैं राहुल गांधी जी की अगुवाई में। आगे के दौर की स्ट्रेटेजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से करने जो स्ट्रेटेजीज बनानी है उसके लिए भी बेस रखा गया है, जहां पर 2024 के चुनाव की रणनीति को तय किया जा सके। हालांकि जितने भी विपक्ष के दल है, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, समाजवादी पार्टी, सबका एक कॉमन एजेंडा ये है कि देश को कंगाल बना देने वाली, देश को गर्ता में धकेलने वाली, देश को बेहाल कर देने वाली भारतीय जनता पार्टी को हटाने का जरूरी है। तो एक सीट पे अगर कोई कैंडिडेट खड़ा रहे या ना रहे, और ममता जी ने अपने चुनावी काम से, अपने स्टेट के काम से प्रूव कर दिया है कि जनता उन्हें चाहती है, जनता उनके सपोर्ट में है। ये निर्विवादवाद है। ये अमित शाह जी के स्टेटमेंट मुझे याद है, 200 पार, 250 पार, गुजरात में आते हैं तो 150 पार, जितने भी उससे आधे भी नहीं आते हैं 100 पार। वो मतलब वो पार पार वाली बात होती है, एक हाइप बनाओ, बड़ा बड़ा बात करो, उससे आधा आधा भी आने वाला नहीं है। जो कुछ भी वो श्रेय में आके जो कुछ भी लोग वोट दे देते वो लेके जितना भी हो सकता है उतना करा दो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कोविड के इतने गंभीर समय में भी, जब लोग मर रहे थे, लोग रास्ते पर मर रहे थे, लोगों के पास दवाई नहीं थी, लोगों के पास हॉस्पिटल नहीं थी, तो भारतीय जनता पार्टी तो 24 आवर्स इलेक्शन मशीनरी है। वो कोविड के समय में भी गवर्नमेंट को टॉपल करने में इंटरेस्टेड होती है। तो भारतीय जनता पार्टी से कोई शर्म नाम की कोई अपेक्षा की नहीं जा सकती है। दूसरी बात की, जो भारतीय ममता जी जो हारी, हालांकि मैं टीएमसी से नहीं हूं, लेकिन मैं जो ओवरऑल एनालिटिक्स देखता हूं, ममता बनर्जी एक स्टेट चीफ मिनिस्टर है। एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर को हराने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने तो जैसे दिल्ली से कलकत्ता का शटल का पास निकलवा लिया था गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर। प्रधानमंत्री कम, प्रचारक ज्यादा लगते थे। प्रधानमंत्री, मेरे देश के प्रधानमंत्री के पास इतना ज्यादा समय था कि वो हर तीसरे दिन बंगाल में जाते थे। ममता बनर्जी को जितना भी हो सके उतना डिस्टर्ब कर रहे थे। मंत्रिमंडल पूरा उतर चुका था, हर तीसरा आदमी, हर तीसरा भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बंगाल में चला गया था। अरे भाई, आप में इतना ही कॉन्फिडेंस था, आपको इतना ही कॉन्फिडेंस था तो इतने 200 मंत्री लेके जाने की, लड़ने जाने की जरूरत क्या थी? स्टेट के मुद्दों का इलेक्शन था, आप स्टेट के ऊपर लड़ लेते। आपका सेंट्रल लेवल का हर बंदा वहां पर पहुंच गया था। यहाँ से हर स्टेट से आपके मिनिस्टर्स पहुंच रहे थे, हर स्टेट से आपके लोग पहुंच रहे थे। हालांकि ये इनका पर्सनल विषय है, पर मैं मानता हूं कि ममता जी ने जो काम किया है उसकी लोगों ने सराहना की है, और कांग्रेस ने ये वॉकओवर दिया है, तो फ्यूचर स्ट्रेटेजी के तौर पर इसको डेफिनेटली लिया जाना चाहिए। फाइनली राहुल गांधी जी की अगुवाई में ये विपक्षी दल इकट्ठा होना शुरू हो गए, और भारतीय जनता पार्टी की जो बेड़ा गर्क नीति है, इसकी वजह से भारत देश का अर्थतंत्र खड्डे में चला गया है। जीडीपी हमारा डाउन जा रहा है, पिछड़े हुए देश हमसे ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। 45 साल की हाईएस्ट बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी की देन है। देश की जो करोड़ों लाखों करोड़ों की अस्कैमतें हो बेचने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी है। हर एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे सेक्रेड इंस्टीट्यूशंस है, उसको खत्म करने के कगार पर, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी सिस्टम हो, उसको खत्म करने के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो तुली हुई है। तो इस सबसे भारतीय जनता पार्टी ने जो बेड़ा गर्क कर दिया है देश का, उसको उससे बचाने के लिए कहीं अगर किसी एकाध सीट में वॉक ओवर दिया जाए, तो आई थिंक इट इज अ वाइज डिसीजन बाय कांग्रेस, नॉट सपोर्टिंग इनडायरेक्टली बीजेपी।
जी, बिल्कुल। पर क्या अगर हम जैसे अभी तो बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी को वॉक ओवर दिया है क्योंकि कहीं न कहीं मैंने जो बोला एक बैठक भी हुई थी, सारे विपक्षों को साथ आने की ज़रूरत है। तो क्या और भी चुनाव में नज़र आएगा या फिर सिर्फ बंगाल में इसीलिए क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें, अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार भी वहाँ पर खड़ा रखती तो जीतने के तो कोई चांसेस नहीं थे। पर कहीं न कहीं वोट की ही कटौती थी, यानी इसीलिए ये डिसीज़न लिया। देखिए, इलेक्शन है, पॉलिटिक्स है, कभी कभी स्ट्रेटेजिक मूव एक कदम लेने से कोई इतना छोटा नहीं हो जाता और ये इतनी बड़ी बात नहीं हो जाती है। ममता बनर्जी के जी, पास में क्लियर कट मेजोरिटी वेस्ट बंगाल में है। अगर कांग्रेस ने कोई एक्सटेंडेड हैंड ऑफ हेल्प अगर एक्सटेंड किया है तो इसको इतना बड़ा कोई यूएन क्राई नहीं बनाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी तो एक एमएलए होता है, वहां पर भी सरकार टॉपल करने के लिए पैसे के दम पर चली जाती है। वहां पर तो ये क्वेश्चन नहीं होते हैं। गोवा में देख लीजिए, मणिपुर में देख लीजिए, आसाम में देख लीजिए, जी, उनका कोई नुमाइंदा नहीं है। पंजाब में जी, पंजाब तो भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो गया है। भाजपा बात करती ही रही कांग्रेस मुक्त करने की, और पंजाब ने शुरुआत कर दी भारतीय जनता पार्टी मुक्त पंजाब करने की। तो ये इसको हेल्प ऑफ ऐसे एक्सटेंडेड हैंड ऑफ हेल्प ही कहा जा जी, सकता है। और ये जी, स्ट्रेटेजिक मूव है, जी। इसको इतना यानी चलिए बंगाल से ठीक ही है, विपक्ष कांग्रेस की उम्मीदवार नहीं एकजुटता लड़ेगा। नज़र आएगी। नहीं नहीं, जी, देखिए इसमें इसको बहुत गंभीरता से अगर लिया जाए तो देश के लार्जर इंटरेस्ट में अगर कोई एक स्टेप पीछे अगर कांग्रेस को बड़े भाई होने के नाते अगर जी, लेना पड़े फ्यूचर इंटरेस्ट के लिए, तो इसमें कोई दुख जी, की बात नहीं है। इट इज ओके। पॉलिटिक्स में जी, ये सब चलता रहता है। हालांकि भारतीय जी, जनता पार्टी में ऐसे तो ऐसा जी, है कि कल का जो लुटेरा था वो अगर भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है तो वो संत बन जाता है। ऐसा तो हम लोग कांग्रेस नहीं कर रहे हैं, हम तो एक्सटेंडेड हेल्प कर रहे हैं, किसी को मदद कर जी। रहे हैं। और ठीक है, जिनकी हेल्प सरकार हो है या जो उनको भी मदद कर रहे स्ट्रैटेजी हो, लेकिन हैं। मुद्दा तो यही परिवार है कि ममता बनर्जी को कांग्रेस ने वॉक ओवर दे दिया है। अब्दुल जी आपकी और आना चाहूंगी यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं भवानीपुर चुनाव के मद्देनजर तो सूत्रों का ये भी कहना था कि भवानीपुर से में पहली जो पसंद है भाजपा की वो प्रियंका नहीं थी। पार्टी उतारना कोई बड़ा चेहरा चाहती थी ताकि इस चुनाव में भी नंदीग्राम जैसा हो, यानी लेकिन सभी जो बड़े नेता थे उन्होंने कहीं ना कहीं इनकार कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि वो ममता बनर्जी के सामने नहीं चुनाव लड़ेंगे। और अगर दूसरी ओर में अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ अपना उम्मीदवार प्रत्याशी उतारने से मना कर दिया है। सिर्फ अगर हम बात करें तो भाजपा रह चुकी है और वाम मोर्चा रह चुका है जो ममता को वोट ओवर देने के मूड में नहीं। क्या लगता है क्या रहेगी सिचुएशन? देखिए जलपा जी, वेस्ट बंगाल में 294 सीट हैं, जिसमें 292 पे इलेक्शन हुआ था और तृणमूल कांग्रेस जो है 213 सीटें जीती थी, यानी बहुत ज्यादा मैंडेट मिला था। इसके बावजूद जैसा अभी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि पूरा का पूरा जितना भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, पैसे से लेकर मसल पावर से लेकर, और जो जो भी लोग वो उतार सकते थे उन्होंने उतार के देख लिया। प्रधानमंत्री जी खुद गए, उनका पूरे का पूरा कैबिनेट वहां लगी रही, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए वेस्ट बंगाल के अंदर। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के अंदर अभी भी बहुत बड़ी ताकत हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर डेवलपमेंट वर्क किया है, जिसकी वजह से जनता आज भी उन पर कहीं ना कहीं भरोसा करती है। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के जी, प्रवक्ता को सुनने से ऐसा लग रहा था कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में क्या होगा ये भी डिसीजन भारतीय जनता पार्टी लेगा, ऐसा उनके वक्तव्य से लग रहा था, क्योंकि वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि आसान सीट से क्यों लड़ा जा रहा है, ये तो तृणमूल कांग्रेस फैसला करेगी। 6 सीटें खाली हैं अभी, ये तो तृणमूल कांग्रेस को फैसला करना है कि कहां से लड़ना है कहां से नहीं लड़ना है। जी, और जैसे अभी मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने भी फैसला किया था कि हम बड़ौदा से और बनारस से लड़ेंगे, नेता जी, फैसला करते हैं। जहां तक बात रही कि हारा हुआ प्रत्याशी या जो चुनाव नहीं लड़ता वो प्रत्याशी चीफ मिनिस्टर बन सकता है नहीं बन सकता, तो मैं अपने भाजपा के प्रवक्ता को बताना चाहूंगा कि ये संविधान के अंदर प्रावधान है कि कोई भी जो इलेक्टेड नहीं है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो विधानसभा में हो, तो प्रधानमंत्री भी बना जा सकता है और चीफ मिनिस्टर भी बना जा सकता है, मिनिस्टर भी बना जा सकता है बगैर इलेक्शन लड़े। लेकिन शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर आपको चुन के आना होगा। तो इसीलिए आपने बताया कि 5 नवंबर से पहले पहले ममता बनर्जी जी को चुन के आना है। और मैं तो शैलेश जी से पूछना चाहूंगा कि योगी जी ने कौन से एमएलए का चुनाव लड़ा था?
आपने उनको जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया। योगी जी ने तो कोई एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा था, तो आपने उनको क्यों चीफ मिनिस्टर बना दिया? तो जो अच्छा अच्छा है वो खाएंगे और जो कड़वा कड़वा है उसको फेंकेंगे। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये मैं समझता हूं कि नहीं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दिल्ली से जो स्टेट्स की राजनीति है वो करने की कोशिश की है। हमेशा जो है दिल्ली से चीफ मिनिस्टर्स भेजे हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, त्रिपुरा हो, कहीं पर भी हो, दिल्ली से फैसला होता है कि अनइलेक्टेड जाएगा या कौन जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि वैसे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 तक सिमट चुकी है कि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां 2 लोगों का राज चलता है और हर इलेक्शन माननीय मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाता है। तो जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इलेक्शन जीत रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि 68% जो भारत का भूभाग है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया। अब यानी कि श्रेय देने की कोशिश पूरा पूरा माननीय मोदी जी को थी, क्योंकि माननीय मोदी जी ही चेहरा होते हैं। महाराष्ट्र में थे, हर जगह वही चेहरा होते हैं, तो बंगाल में भी वही चेहरा था। तो अगर बंगाल में हारे हैं तो माननीय मोदी जी हारे हैं। और मैं तो चैलेंज करता हूं भाजपा के हमारे प्रत्याशी को और पूरी टीम को कि अगर भाजपा के अंदर जरा सी भी ताकत है बंगाल के अंदर, तो जो उनके प्रेसिडेंट हैं स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप घोष, उनको उतार कर देखें वहां से। अगर ये समझते हैं कि उनकी ताकत है तो दिलीप घोष को वहां से चुनाव लड़ा कर देखें। क्यों नहीं लड़ रहा है कोई बड़ा नेता? क्यों आप पीछे भाग रहे हैं? दूसरों को तो आप चैलेंज कर रहे हैं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि किसी बड़े नेता को ममता बनर्जी के सामने उतारिए। और आप कह रहे हैं नई सीट है, 2011 में वो वहां से जीती, 2016 में जीती, ये उनकी अपनी सीट, वो अपनी सीट छोड़कर ग्राम से चुनाव लड़ने चली गई थी। वो अलग बात है कि पूरे प्रदेश में उनको भ्रमण करना था, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे लगी हुई थी और फिर भी वो करीब करीब 2000 वोट से हारी। 2000 वोट बहुत बड़ा की आंकड़ा नहीं होता है। तो आप बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। हमने भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हारे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे थे और एक बहुत साधारण नेता ने उनको हराया था मथुरा से। तो ये मत भूलिए कि आपके बड़े बड़े नेता भी, इंदिरा गांधी जी भी इलेक्शन हारी हैं, राहुल गांधी जी भी इलेक्शन हारे हैं। तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में इलेक्शन हारना और जीतना चलता रहता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जी बिल्कुल। दिलीप जी आपकी और आना चाहूंगी। भवानीपुर सीट की हम चर्चा कर रहे हैं, तो भवानीपुर सीट को ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। ममता बनर्जी ने 2011 की बात करें या 2016 की बात करें, यहीं से विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ा था और जीतकर बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। और माना ही यही जा रहा है कि इस सीट पर ममता के लिए जीत हासिल करना ज्यादा मुश्किल चुनौती नहीं। अगर हम सामने प्रत्याशी भी देख ले तो सामने कोई इतना बड़ा प्रत्याशी नहीं है कि जो शायद ममता बनर्जी की जो फैन फॉलोइंग है या उनकी जो लोक चाहना है उसे शायद खदेड़ सके। नहीं, अभी तो हालात अलग है। तो सरकार भी बनी चुकी है और बड़ी भारी संख्या में सीटें जीतकर दूसरी बार सत्ता हासिल की थी, तो इसलिए तो मुश्किल नहीं होगा इस बार। भवानीपुर से जैसे आपने बताया वो पहले वहां से जीत चुकी थी, लेकिन उन्होंने चेंज इसलिए किया था कि टीएमसी छोड़ के भाजपा में जो गए शुभेंदु अधिकारी, उनको चैलेंज करना था। वो स्ट्रेटेजिक मूव भी था कि उनको चैलेंज करना है उनके जा, क्योंकि शुभेंदु अपने एरिया में काफी पावरफुल है और पावरफुल थे इसलिए ही टीएमसी में उसका महत्व था। वो नंबर 2 तक पहुंचे थे क्योंकि अपना इस जो विस्तार है वहां वो काफी पावरफुल भी थे। तो ये इसलिए उन्होंने चेंज किया था। और हमें पता ये भी है कि मामला कोर्ट में गया है। जिस तरह से काउंटिंग हुआ था इलेक्शन के बाद, रिजल्ट डिस्प्यूटेड है, वो मामला वहां, ठीक है जो भी है वो वहां से हारी है, वो बात सही है। लेकिन वो एक मैसेज देने के लिए कि हमारे टीएमसी को छोड़ के जो गए शुभेंदु को, उनको मैं हराने के लिए जाऊंगा और मैं चैलेंज लूंगी। तो उन्होंने ये किया था। भवानीपुर में कोई बड़ा नाम आएगा ऐसा भी था, लेकिन प्रियंका का नाम भी वैसे बुरा नहीं है। इसलिए अभी आपको पता होगा कि हाईकोर्ट ने कहा था कि जो हिंसा हुई है इलेक्शन के बाद, ये रिजल्ट के बाद, तो उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो वो जो केस किया था वो प्रियंका ने किया था और एक और भी उनके साथ जुड़ा था जिसके परिवार में से किसी की हत्या हुई थी। तो दोनों ने मिलकर ये केस लड़ा था और हाईकोर्ट ने कहा है कि इनकी इंक्वायरी होगी। तो ये थोड़ी पूरी हाई प्रोफाइल बात हो गई है, तो इसलिए प्रियंका का नाम थोड़ा सा चर्चा में था। महिला भी है तो इसलिए भी उनके सामने ये फाइट दे सकती है। मतलब जीतना का सवाल नहीं है, लेकिन नाम ऐसा है चर्चा में जरूर रहेगा। वो यहाँ से नहीं हारी थी, वो 39 सीट से वहां से हारी थी। यहाँ जो हारा था उनको अभी प्रचार समिति का चेयरमैन बना गया, वो नाम मुझे नहीं याद आ रहा। तो
कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अभी की परिस्थिति अलग है, अभी जीतना मुश्किल नहीं है ममता के लिए। और कांग्रेस ने भी वॉक ओवर दे दिया, मुझे लगता है बाकी भी कोई बड़ी पार्टी नहीं लड़ेगी। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि लास्ट जब इलेक्शन हुआ था तो लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस की भूमिका ऐसी ही रही थी, वो पर्दे के पीछे उन्होंने इतनी कोई मेहनत नहीं की थी, क्योंकि उनको ये पता चल गया वो भी कि जितनी ज्यादा मेहनत जी। करेंगे तो मतों का बंटवारा हो जाएगा, बीजेपी को फायदा होगा। तो लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, गठबंधन नहीं था जी। लेकिन लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस ने इतना कोई जोर भी नहीं लगाया था। तो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं कि उसका थोड़ा सा रिपीटेशन यहाँ ही होगा, ममता को वो कवर दिया जाएगा। प्रियंका बाबुल सुप्रियो के साथ, ये भी अभी बाबुल सुप्रियो का संबंध जी। बीजेपी में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, लेकिन वो उनके साथ आई थी। जी। हार जाए फिर भी उनका नाम, उनको तो ये देखना है कि हार जाने के बावजूद भी वो एक अच्छा चेहरा बन के बीजेपी में आगे आ सकती है। तो जी। उनके लिए तो ये फायदे वाली बात है, फाइट देने की बात है। लेकिन ये चर्चा जरूर कि कितने भारी वोटों से जीतेगी, अब वही देखना होगा। जी। लेकिन इंटरेस्टिंग ये होगा कि नहीं होगा, ये हम देख रहे थे। इलेक्शन की मंजूरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी वो सोच रहे थे, लेकिन अब दे दी गई, क्योंकि यूपी में भी इलेक्शन तो लड़ना ही है। ममता खुद लड़ रही है, चर्चा करेंगे। रिजल्ट के बारे में इतनी ज्यादा कोई मुझे नहीं लगता डाउट होना चाहिए। जी बिल्कुल। आपकी ओर आना चाहूंगी शैलेश जी। यहाँ पर जब हम जिक्र कर रहे हैं तो भाजपा जो प्रत्याशी है प्रियंका टिग्रेवाल, उनको जब प्रत्याशी के तौर पर चुना गया, उनके बाद उन्होंने कहा था कि ये मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है बल्कि अन्याय के खिलाफ। ये लड़ाई बंगाल के लोगों को बचाने के लिए है। ये लड़ाई एक व्यक्ति यानी कि सीएम के खिलाफ है जो राज्य में चुनावी हिंसा के दौरान खामोश था। उसके आगे उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा मुद्दा रहेगा कि लोकतंत्र में लोगों को बचाना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में ये नहीं हो सकता कि किसी एक इंसान की दादागिरी चले। ये ठाकुर रविंद्रनाथ और विवेकानंद जी की भूमि है। ये इंसानियत को बचाने की लड़ाई है, यानी कि मुद्दा यही रहेगा। जी शैलेश जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे, आपने शायद म्यूट किया है अपना आवाज। शैलेश जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आपका आवाज म्यूट दिखा रहे हैं। हेलो जी अब सुनाई दे रहा है। जी शैलेश। ओके। ये जो भूमि है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमि है, वो तो सबने देखा है। मगर जहाँ शोभनदेव चटर्जी वो 58,000 वोटों से वो जीती थी, वहाँ ही ये ममता बनर्जी ने दाव लगाया है और सीएम बनने के लिए संविधान में पर जिस तरह सीट से तो पहले भी उनकी ही थी, ये तो उनका फैसला था। नंदी हाँ, दो बार वो आई, जिसमें दो मोदी बार जी ने ये ममता भी जी वहां से कमेंट की थी कि उनकी पता नहीं स्कूटी नंदीग्राम की और कैसे आ गई, क्योंकि कहा यही जा रहा था, बीजेपी को भी लगता था कि ये कहीं ना कहीं भवानीपुर से ही लड़ेगी, लेकिन अचानक से उन्होंने नंदीग्राम से लड़ने का फैसला किया। हाँ, पहले ममता बनर्जी जी 2 बार चुनी हुई है भवानीपुर से ही, और भवानीपुर जो है वो तृणमूल कांग्रेस के लिए सेफ सीट है, इसीलिए ममता बनर्जी ने वहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया होगा। मगर मैं सभी लोगों को सुना, वो मेरी बात को वो ले रहे थे। बात ऐसी थी कि ममता बनर्जी हार कर लड़ नहीं सकती, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी हारा हुआ उम्मीदवार भी लड़ सकता है, मगर मैं ये कहना चाहता था कि वो वहां से हारी है। एक बार किसने हराया तो वो भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीयो हैं उनको हराया था। और जब चुनाव था अधिकारी या पूरा बोलना चाहिए शैलेश जी, कहीं ना कहीं के टीएमसी से एक तो टीएमसी से लाए थे आप अपने, मतलब बैकग्राउंड तो उनका टीएमसी से आए थे शुभेंदु। वो शुभेंदु अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, वो खुद जीते हैं। आप कह रहे बीजेपी जीत गई। हाँ, बीजेपी को तो ज्यादा कोई भी और अब तो वापिस जा रहे हैं सब कोई। या भारतीय शुभेंदु की लड़ाई थी, शुभेंदु को नंबर 2 था, उनको बनना था। वो तो शुभेंदु ने हराया, ऐसा कह सकते हैं आप बिल्कुल।
शुभेंदु अधिकारी अपनी लड़ाई लड़ रहे हो या भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हो, हमारी भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति ये कहती है हमने जो उम्मीदवार रखा है वो कमल के ऊपर ही लड़ेगा और कमल ही जीतेगा, कोई व्यक्ति नहीं जीतता है, यहाँ तो पूरा कमल ही जीतता है, ऐसी हमारी स्ट्रेटेजी क्या बात है। कर रहे हो? और यानी कि मैं अगर ये भी कहना शुभेंदु चाहता हूं अधिकारी के कि अभी बजाय ममता बेनर्जी और कोई होता, यानी कि यहाँ पर अगर भवानीपुर में हारता है तो बीजेपी ममता के सामने फिर हार गई, ये कह सकते हैं, या प्रियंका हारी, ये हाँ, अभी जो सवाल ये भी हम होता ये है। एक्सेप्ट सही है। करते हैं, हम ये एक्सेप्ट करते हैं, हारेगी तो भी कहेंगे कि बीजेपी की हार हुई है और जीती। अभी तक जो हमारी सीटें बढ़ी है, 3 सीट से 82 तक सीट गई है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ग्रोथ ही है। वहां कांग्रेस को तो बोलना ही नहीं चाहिए, कांग्रेस इसीलिए ही नहीं बोल रही है। देखो ना, कांग्रेस ममता की तरफदारी कर रही है। क्या ममता के साथ उसका कोई गठबंधन है? नहीं है, मगर दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ऐसे ही ममता बनर्जी के साथ चले गए, मगर ममता बनर्जी के साथ नहीं, वो चुनाव भी नहीं लड़े और कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई और वो 0 हो गए हैं। पंजाब की बात कर रहे थे मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता, पंजाब में साफ हो गए ये लोग, मगर वो जिग्नेश भाई, ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 0 कर दिया, वहां से खदेड़ दिया। जैसे सूरत में कॉरपोरेशन में से खदेड़ दिया कांग्रेस को, 0 विपक्ष में भी रहने के लायक भी नहीं छोड़ा। वहां हम विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, वहां बैठेगी भारतीय जनता पार्टी, मगर सूरत में तो आपको विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं छोड़ा ये मतदाताओं ने। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में कोई भी लड़ सकता है और हम हार जाए तो आपने भी ये भी बोला था, अभी समाजवादी पार्टी के बहुत अच्छे प्रवक्ता वो भी बोल रहे थे कि हारना जीतना तो चला रहता है। अभी हम वहां पश्चिम बंगाल में हारे हैं, मगर वहां 3 सीट थी हमारी और 3 से लेके 82 तक सीट आई है, वही हमारी जीत है। और हमारे कार्यकर्ताओं को कैसे टॉर्चर किया जाता था, मैं डिबेट में आता था जब चुनाव चालू था पश्चिम बंगाल का जलपा जी, तब हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उसको रहने के लिए भी तकलीफ थी, प्रचार करने के लिए भी तकलीफ थी, प्रचार प्रसार में जाना वो भी प्रॉब्लम था। वहां की जो पुलिस थी, स्थानीय पुलिस, वो तृणमूल कांग्रेस का काम कर रही हो ऐसे बर्ताव कर रही थी। और हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे उम्मीदवार है, हमारे नेता है, उनको इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी है। कहीं हमारे कार्यकर्ता का जो खून भी हो गया है, उनका मर्डर भी हो गया है, उनके साथ ऐसे व्यवहार किया गया है जैसे हम भारत में रहते ही नहीं हो, ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते। मगर उसमें से भी ये जो ममता बनर्जी का जो तकलीफ था, उनके सामने हमारे उम्मीदवार टिके रहे और 83 82 तक हमारी सीटें आई है, वही हमारी जीत है। और नरेंद्र भाई मोदी हो या हमारे कोई भी हो, हमारे केंद्रीय जो नेतागण है वो कहीं भी जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। हमारे छोटे से छोटा जो कार्यकर्ता है वो भी प्रचार में जाता है और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता भी प्रचार में जाता है। वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी रही है। जी अब्दुल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी मैं ये अपने शैलेश जी को याद दिलाना चाहूँगा कि अरुण जेटली जी चुनाव हार गए थे और उसके बाद राज्यसभा से लाके उनको मिनिस्टर बनाया गया, और ये बहुत सारे इंस्टेंस हुए थे। जो इनकी एनडीए फर्स्ट है, बहुत सारे लोग हारे थे और हारने के बाद उन्होंने मिनिस्टर बनाया था। दूसरी बात ये कह रहे थे कि बीजेपी चुनाव लड़ती है, कमल चुनाव लड़ता, तो आजकल तो बीजेपी नरेंद्र मोदी जी हैं, इसका मतलब कहीं हारते हैं तो सीधी हार जो है, उनका ठीकरा जो है नरेंद्र मोदी जी पर फोड़िए। लेकिन आप लोग करते क्या है, जीत जाते हैं तो श्रेय दे देते हैं। बात है। सुन लीजिए, लेकिन जीत जाते हैं तो श्रेय देते हैं आप, और हार जाते हैं तो एक सर्कल बना देते हैं उनके खिलाफ, और छोटे मोटे नेता बाहर निकल आते हैं कि नहीं नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे इलेक्शन नहीं लड़ा गया, ये तो हार की जिम्मेदारी हमारी है। और एक और बात मैं बता दूं आपको, आप ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े नेता हो सकते हैं, और क्या वो तमिलनाडु से चुनाव लड़के दिखाएंगे? मैं चैलेंज करता हूं, तमिलनाडु की किसी भी सीट से नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़के दिखा दें, अगर इतने बड़े नेता हैं तो। आप बात कर रहे थे ना कि आसान सीट और कठिन सीट की, यही होता है, ये पार्टी फैसला करती है कि कहां से लड़ रहा है। उन्होंने फैसला किया कि बड़ौदा से लड़ेंगे, बनारस से लड़ेंगे। क्या ये फैसला नरेंद्र मोदी जी कर सकते थे कि तमिलनाडु की किसी भी सीट से लड़ेंगे? नहीं लड़ सकते, इतने बड़े नेता नहीं है कि तमिलनाडु की किसी भी सीट से जीत कर आ जाएंगे। और मेरा चैलेंज है कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में माननीय मोदी जी को तमिलनाडु से लड़ाइएगा। जी जी प्रज्ञेश जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी
शैलेश जी को मेरा सीधा सवाल है। अब्दुल भाई भी मेरे क्वेश्चन से शायद एग्री करेंगे, गोयल साहब भी एग्री करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का निशान कमल है, वो सब मानते हैं, लेकिन सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है या मोदी सरकार का है? मेरे हिसाब मोदी से तो सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं है, मोदी सरकार ही है। कांग्रेस ने 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया, लेकिन कभी इंदिरा गांधी की सरकार ये नहीं बोला कांग्रेस का शासन है, यही बोला गया। तो आपके यहाँ तो ऐसा है कि आगे एक के पीछे बाकी सब जीरो वाली बात हो गई। आपने खुद ही बोल दिया कि भाई हमारी पार्टी के निशान पर लड़ते हैं, तो मोदी सरकार क्यों लिखा जाता है? जरा हिम्मत करके बोलिए कि नहीं, मोदी सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसा थोड़ा खुल के बोलिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। दूसरी बात जो अब्दुल जी ने कही, उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। बड़ा नेता उसको कहा जाता है, वो अमेठी में भी लड़ता है और केरला में जाके भी जीत के दिखाता है, उसको बड़ा नेता बोलते हैं। उसकी हिम्मत चाहिए। तीसरी बात, एक आपके बहुत बड़े नेता है मोदी जी, इतने बड़े नेता है, इतने पावरफुल नेता है कि 7 साल में एक भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रेस के लोगों को फेस करने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। प्रेस के, हिंदुस्तान की प्रेस, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, या बांग्लादेश की बात नहीं करता हूं, हिंदुस्तान की प्रेस को एड्रेस करने का 7 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार भी हिम्मत नहीं दिखा पाए। तो आप जरा बताइए कि उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी आएगी या प्रधानमंत्री कुछ एड्रेस करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी है, वो मेरे भी प्रधानमंत्री जी है, सबके प्रधानमंत्री है, आपके भी प्रधानमंत्री। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री मेरे देश के प्रधानमंत्री है, देश मेरा है, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। आज है, कल चले जाएंगे, देश वहीं का वहीं रहने वाला। लेकिन आपने तो पूरा पार्टी का विसर्जन कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम ही नहीं है। अब्दुल जी, आपने कभी सुना हो मोदी जी के आने के बाद में भाजपा की सरकार, ऐसा कहीं सुना है आपने? यूपी में चले जाते हैं तो योगी की सरकार है, देश में चले जाते हैं मोदी की सरकार है। तो आप तो इंडिविजुअल लोग हैं, आप तो इंडिविजुअल लोगों के नाम पे लड़ते हैं। आपका तो पार्टी नाम का कोई एस्टिमेट ही नहीं है। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सीआर पाटिल जी ने सूरत में एक सभा में यह कहा था, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हुए, कि कोई कार्यकर्ता अगर ऐसा मानता है कि अपने बलबूते पर जीता है तो भूल जाइए, आप मोदी के नाम पे भूल जाते हैं, अकेले लड़ने निकलिए, आपको जनता 5000 वोट नहीं देगी। ऐसा ही शायद सीआर पाटिल जी का कुछ दिलीप, मैं अगर गलत नहीं हूं तो सीआर पाटिल जी का स्टेटमेंट आपको डेफिनेटली याद होगा। तो उन्होंने खुद ही बोल दिया है कि आपके पास सिर्फ नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी तो है ही कहा, है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई नुमाइंदे अगर सरकार में होते तो अच्छा लगता है। ये तो मोदी सरकार है, आपका भारतीय जनता पार्टी का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसका तो विसर्जन हो चुका है। जेटली जी की जो बात अब्दुल जी ने कही, जेटली जी 90,000 वोटों से हारे थे, फिर भी राज्यसभा में मंत्री बनाए गए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आपने जो बात कही, आपके लिए भारतीय जनता पार्टी के डबल स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक जानी मानी स्ट्रेटेजी ये है, अपने ऊपर कोई सवाल मत लो, लोगों पूरे गांव की ऑडिट करो, पूरे गांव को सलाह मशवरा दो, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। उनको पूछेंगे कि बेरोजगारी का क्या हुआ, तो वो बोलेंगे पाकिस्तान में हिंदू मंदिर टूट गया। उनको पूछेंगे कि इतनी सारी 3 लाख करोड़ की कंपनियां क्यों बेच रही है, तो बोलेंगे कि केरला में गाय नहीं काटने देंगे। उनको पूछेंगे कि भाई देश में जो कोरोना की लहर में इतने सारे लोग मरे, उनको मुआवजे का क्या करेंगे, तो बोले नहीं, यूरोप में ऐसा हो रहा है, उसमें हम ये नहीं चलाएंगे। अरे भाई, देश की बात करो। भारतीय जनता पार्टी की तो बात ही नहीं है, मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का क्या सरकार है। हालांकि आपके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी नहीं आना चाहिए, उनको तो इस तौर पे आना चाहिए, मोदी जी के प्रवक्ता के तौर पे आना चाहिए। सरकार मोदी जी की है, आप तो सरकार की ही बात कर रहे हैं ना। आप जो जवाब दे रहे हो तो भारतीय जनता पार्टी की जो अब मोदी सरकार है उसके जवाब। जी शैलेश जी, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर मुद्दा वही आता है कि इस बार जैसे कि प्रियंका टिबरीवाल को भी आपने प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया है। पहले जब बंगाल में विधानसभा चुनाव था तब तो हर बड़े नेता नजर आए थे। अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो भाजपा से है, वो भी वहां पर नजर आए थे। तो क्या इस बार भी मोदी जी आगे आएंगे ममता जी को हराने के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटेजी, प्रज्ञेश जी आपकी और भी आऊंगी, जी शैलेश जवाब दीजिए। सॉरी। पश्चिम बंगाल का जनरल चुनाव था,
तब हमारे सभी कार्यकर्ता और सभी एमएलए लड़ रहे थे और वहाँ ममता बनर्जी भी उसकी पूरी फौज के साथ लड़ रहे थे। स्ट्रेटेजी के तहत हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है कि हमारे नरेंद्र भाई को कहाँ जाना है, गडकरी जी को कहाँ जाना है, कब जाना है, वो सब हमारी क्या बात कर रहे हो शैलेश जी? हमें तो लगा मोदी देश जी के प्रधानमंत्री फिक्स के करते बारे में हैं आप कि बात किसे कर रहे कहाँ हैं जाना शैलेश है। जी। आपको लग मेरे रहा है, देश के आपको लगे तो प्रधानमंत्री मुझसे नरेंद्र कुछ मोदी पता जी नहीं का माखौल मैं मत उड़ाइए। दिनेश भाई, मेरे दिनेश देश भाई के आपके बीच में प्रधानमंत्री जी नहीं का बोला, माखौल मैं मत आपके उड़ाइए। बीच में मेरे नहीं देश बोला, को प्रज्ञेश प्रधानमंत्री जी को आपकी मैं ओर भी बांटने आऊंगी, आपके का बीच मत में प्रज्ञेश जी बोलता आपकी तो ओर भी मेरी आऊंगी। शेर प्रज्ञेश जी जैसी आपको भी आवाज मौका है, मिलेगा आपका कुछ शैलेश भी जी सुनाई नहीं कंटिन्यू। देगा। मैं शेर के जैसे दहाड़ू प्रज्ञेश जी बाजेंगे आपकी ओर भी दिनेश भाई, आऊंगी, आपका कुछ मुझे सुनाई शैलेश नहीं जी से देगा। सुनना है, मुझे शैलेश जी से उत्तर सुनना है। प्रज्ञेश जी आपकी ओर भी फिर लौटूंगी। जी शैलेश जी। हाँ, अभी अभी प्रज्ञेश जी बोल रहे थे कि नरेंद्र भाई मोदी इतना बड़ा चेहरा बन गए हैं कि सभी जगह पे उनको ही लेके जा रहे हैं और उनकी पार्टी में व्यक्तिवाद नहीं है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस आई बोला जाता था, कांग्रेस आई यानी कांग्रेस इंदिरा, और इंदिरा गांधी के जो पुत्र के पुत्र है उनको तो कहीं लेकर जाने के बजाय नहीं लेकर जाएंगे तो ज्यादा सिखाएंगी, ऐसी तो सिचुएशन बनी है। उनको कहीं भी लेकर जाते हैं तो लोग हंसी उड़ाते हैं। उनको कब से नेता बनाना चाहते हैं कांग्रेस वाले, मगर नेता बन नहीं पा रहे हैं। अध्यक्ष बनाया, उपाध्यक्ष बनाया, कहीं भी चल नहीं रहे हैं। जहां भी जाते हैं वहां पे हार जाते हैं। तमिलनाडु गए वहां से हारे, यहाँ गए वहां से हारे, सभी जगह से हार जाते हैं, कहीं चलते नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी का चेहरा सिर्फ भारत में नहीं वैश्विक स्तर पे जाना जाता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार है, उसका नाम है मोदी सरकार। और मोदी सरकार ने जैसे काम किया है वैसे आज तक किसी ने काम नहीं किया, इसीलिए मोदी सरकार कहीं जाती है। रे रे और रे 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 आपने रे। ही बोला नरेंद्र भाई मोदी को यहाँ भी लेकर जा रहे हो, यहाँ भी लेकर जा रहे हो, सभी जगह पर नरेंद्र भाई मोदी ही चलते हैं और चलेंगे। नरेंद्र भाई मोदी का जो विकास का चेहरा है, डेवलपमेंट का जो चेहरा है, वो पूरे विश्व में जाना जाता है। इसीलिए नरेंद्र भाई को सभी जगह लेकर जाते हैं। और नरेंद्र भाई ने भी बोला था कि पार्टी है वो मेरी माँ है, और वो माँ शब्द बोलने के साथ वो उसके आंख से आंसू भी आने लगे थे कि पार्टी मेरी माँ है, इसीलिए मुझे पार्टी पे गौरव है। वो अडवाणी के जी के सामने ही बोले थे, वो भी देख लेना आप। और नरेंद्र भाई खुद ही बोल रहे हैं कि पार्टी मेरी माँ है, मगर कार्यकर्ता ये बोल रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है। सभी लोग जो है वो बोल रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी की अच्छी सरकार है। जिसकी सरकार अच्छी होती है उनके नाम पर सरकार चलती है। ममता बनर्जी की सरकार है ऐसे भी कहा जाता है, मगर आप भी कांग्रेस आई बोल रहे थे, कांग्रेस इंदिरा, ऐसा नहीं चलता। आपको नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफ हो रही है, उसका वैश्विक स्तर बढ़ रहा है, उससे जलन है, मगर आप ये तो कहिए कि पश्चिम बंगाल में आप क्या करेंगे? आपका तो जीरो है, पर आप शैलेश साथ जी, जाओगे। शैलेश जी इस बार मतलब प्रसार होगा या नहीं? क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ममता जी भी जो है वो अपना पूरा जो जोर है वो लगा देंगी, हालांकि उनकी परंपरागत सीट है। लेकिन क्या लगता है बीजेपी में मतलब प्रचार करने नेता, बड़े नेता की अगर हम बात कर ले तो पहुंचेंगे या नहीं? और बात करें अमित शाह की तो उन्होंने कहीं ना कहीं सोना बांग्ला का शब्द उन्हीं ने लाया था, क्या वो भी नजर आई? प्रश्न मेरा ये। तो वो किसको जाना, मैं अभी बोला किसको जाना किसको नहीं जाना है। और हम भजन मंडली लेकर तो नहीं बैठे हैं, राजकीय और पॉलिटिकल पार्टी लेके बैठे हैं। तो चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव मैदान में आते हैं तो पूरी तरह आते हैं, सिर्फ आने के लिए। और पर्दे के पीछे कांग्रेस की जो बात है वो पर्दे के पीछे चूहा काम करना, वैसा तो हम नहीं करते। हमने कहा है कि हम उनके सामने प्रत्याशी रखेंगे तो रखेंगे, और पार्टी की जो स्ट्रेटेजी होगी, किसको जाना है, किसको वहां पे उसको मदद करनी है हमारे उम्मीदवार को, वो पार्टी तय करेगी। और थोड़े ही समय में सब तय करके बाहर आ जाएगा। अभी तो मैं नहीं कह सकता, मगर पार्टी जब लड़ने जा रही है तो पूरे शस्त्र सरंजाम के साथ पश्चिम बंगाल के जो भवानीपुर का चुनाव है उनमें जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पर शैलेश जी लड़ेगा। शस्त्र सरंजाम की शायद जरूरत इतनी भी नहीं पड़ती। अगर प्रियंका जी के बदले अगर आपने कोई बड़ा चेहरा उतारा होता, शायद उनकी लोक चाहना उनसे ज्यादा हो सकती।
ना, वो तो वहां से वो हारी है तो उनको ही, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से ही उनको उतारा है। आप तो ऐसे कह रही है कि उनको इनको उतारा होता तो अच्छा होता, इनको उतारा होता तो अच्छा होता। पार्टी ने आपको तय तो खुद किया होना है वहां चाहिए से कि कि मैं इनको आपको इतना उतारना है। अच्छा सवाल कर रही हूँ। मैं तो आपको बात वहां कर रही से हूँ कि आप नहीं कोई है वो जो मटूर शैलेश कह जी, रहा है वहां वो ममता बनर्जी के खिलाफ उतरते हैं। आप ममता बनर्जी के नहीं, वो सामने वहां से नहीं किसी वहां अनुभवी से नहीं आ व्यक्ति रही को है, या वो शुभेंदु, 39 से आ रही जैसे है, जैसे वो 39 से आ रही है, वहां दिलीप जी, नहीं आ रही मैंने है। बोला ना, इनके तो आप ज्ञान चेक में कर बढ़ोतरी लीजिए। नहीं करनी और उतना समय नहीं है कि मैं उनको पूरा इतिहास समझा सकूं। लेकिन शैलेश जी, यहाँ पर मैं चर्चा ये कर रही हूँ कि आपने किसी अनुभवी व्यक्ति को उतारा होता या किसी बड़े नेता को, जैसे आप शुभेंदु अधिकारी की बात कर रहे हैं, जैसे आप उनको टीएमसी से ही लेकर आए थे। नंदीग्राम में आपको जीत कहां से मिली? शुभेंदु अधिकारी अगर वो नहीं होते तो आप कहां से जीत सकते थे? यानी मैं तो आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपको इतना अच्छा सवाल कर रही हूँ कि आपने प्रियंका नहीं कोई अनुभवी चेहरा उतारा होता, चाहे वो टीएमसी की मतलब लेन देन होता, लेकिन तो भी शायद मतलब कुछ बचता परसेंटेज के। नहीं, भाजपा फिर से ममता को हराई। हमारा जो उम्मीदवार होता है वो आज कहाँ और कल आ गया ऐसा नहीं होता है। पार्टी तय करती है, पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की अच्छा, मीटिंग मिलती है, उनमें सभी बातों की जी चर्चा होती है, सभी उम्मीदवारों की चर्चा होती है और बाद में ये प्रत्याशी रखते हैं। और हमारी पार्टी में कोई, मैंने बोला ना कि व्यक्ति नहीं है, जी पार्टी लड़ रही है, तो व्यक्ति कोई भी हो मगर भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां लड़ रहा जी है। और कमल जी जी जैसे मैदान में आता है तो शस्त्र सरंजाम के साथ आता है। और हम पॉलिटिकल पार्टी जी में है, कोई भजन मंडली में नहीं है, ये भी कहाँ है। इसीलिए हम पूरे जोश और जुस्से से वहां पे चुनाव लड़ेंगे। जी दिलीप जी, आपकी और आना चाहूंगी यहाँ पर। जब हम चर्चा कर रहे हैं भवानीपुर सीट की, अगर हम 2011 और 2016 की अगर परसेंटेज भी देखें, ममता बनर्जी जीती जरूर थी, लेकिन परसेंटेज रेशियो जो है उसमें काफी डिफरेंस भी देखा गया था। हालांकि भवानीपुर में अभी 2021 में जो चुनाव हुए उसमें देखा गया, उसमें तो भारी मात्रा में जीते थे वहां पर चट्टोपाध्याय जी। लेकिन ये जो डिसीजन भाजपा के द्वारा लिया गया, मतलब प्रियंका को उतारा गया है वहां पर, आपको क्या लगता है कि सिर्फ वो अभी जो मुद्दा है दंगे वाला, जो वहां पर विधानसभा चुनाव के समय जो दंगा हुआ था उसमें जिस तरीके से हंगामा हुआ था उसके खिलाफ वो मुद्दा उठा रही, इसलिए उन्हें उतारा, या फिर कहीं ना कहीं वो महिला है और खासतौर पर महिला के सामने महिला का मुद्दा नहीं है, लेकिन हमने देखा था कि जब चुनाव था तब आक्षेप प्रति आक्षेप हुए थे। यहाँ पर ममता बनर्जी ने स्टेज पे से दुशासन और इस तरीके के शब्द का प्रयोग किया था नरेंद्र मोदी की। अगर हम बात कर ले तो सामने नरेंद्र मोदी ने दीदी और दीदी कहा था, जहां से बंगाल की जो महिला है उन्हें काफी अपमान महसूस हुआ था। यानी कहीं ना कहीं वो महिलाओं का सॉफ्ट कॉर्नर देखते हुए, यानी ये सारे गणित लड़ाते हुए शायद प्रियंका को उतारा। जी, वो सही बात है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर सरप्राइज ही होगा ममता बनर्जी वहां से हारेगी तो इस बार उसको हराना मुश्किल है, वो बहुत क्लियर है। लेकिन जैसे पता है कि वो मामला है हिंसा जो हुई थी इलेक्शन के बाद, उनकी जो लड़ाई है वो लड़ाई एक नरेशन के साथ की जा रही है। तो इसमें ये वकील भी है, प्रियंका खुद एडवोकेट है, तो वो बाबुल सुप्रियो के लिए एडवोकेट थी और बाबुल सुप्रियो उसको बीजेपी में लेके आए थे। तो उनका अभी मामला ये है कि एक सिंबॉलिक फाइट देना है ममता के साथ, ये जीतने के लिए नहीं, ये इसमें मतों से ये बैठक जीतना नहीं है, लेकिन बंगाल में जो कुछ हुआ और जो हो रहा है वो दिखाने के लिए उसको राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे उनका चर्चा ज्यादा हो, इसलिए भी उनको पसंद किया गया है प्रियंका को। किसी को भी बड़े नेता को वहां लगाओगे तो वो हार जाएंगे, तो नुकसान ही होगा। कोई बड़े चेहरे को यहाँ वेस्ट करने का मतलब नहीं है, कोई पार्टी ऐसा नहीं करती कि वहां वो हार जाए, तो इसलिए उसका सिलेक्शन किया गया है। ये आगे जाके ममता बनर्जी जिस तरह से नेशनल पॉलिटिक्स में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी से वहां जो हिंसा हुई है वो मामला बीजेपी करना। अभी सही बात ये भी है कि बंगाल एक बाकी रहा, बिहार और बाकी झारखंड छत्तीसगढ़ वगैरह में हम हिंसा देखते थे, बाकी में थोड़ा थोड़ा सा कम हो गया। अभी एक राज्य ऐसा बचा है कि जहां इलेक्शन में हिंसा होती है, वो हम तो नहीं चाहते हिंसा हो, वहां से भी धीरे धीरे खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन इसमें इस बार सब करते, कोई एक पार्टी करती है नहीं है। ओरिजिनली जो गुंडे थे वो सब लेफ्ट में थे, जब वो सभी गुंडे जब टीएमसी में आ गए तो टीएमसी पावर में आ गई, वो टीएमसी के जो गुंडे थे वो बीजेपी में आ गए हैं, तो सभी में गुंडे भरे हुए हैं पश्चिम बंगाल में, तो कोई उसमें दूध का धोया हुआ नहीं। हम तो चाहते हैं
सभी पार्टी में से निकल जाए, हिंसा ना हो, सही तरीके से इलेक्शन लड़ाया जाए। इस यहाँ जो लड़े, मैंने जैसा कहा, बीजेपी कोई इतना बड़ा चेहरा तो उतारने वाली थी ही नहीं। प्रियंका को एक लेडी है, उसका भी फायदा है, एडवोकेट है, हाईकोर्ट में वो गई है, और हिंसा का जो मामला है उनको नेशनल लेवल पे नरेशन में लाना है। इतना ही इस पसंदगी के पीछे का स्ट्रेटेजी है। जी बिल्कुल। अब्दुल जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर अगर हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, प्रियंका टिब्रेवाल ने तो ये निवेदन दिया ही था कि वो इनकी जो लड़ाई है वो बंगाल के लोगों को बचाने के लिए है। जो चुनावी हिंसा हुई थी उस दौरान जो मुख्य प्रधान ममता बनर्जी है वो चुप्पी साधी हुई थी, उनके खिलाफ भी उनकी जंग है। साथ में अगर हम पश्चिम बंगाल इकाई की बात कर ले, उनके अध्यक्ष दिलीप उन्होंने भी पार्टी द्वारा ये निवेदन दे दिया है कि अत्याचार और हिंसा के लिए उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना है। क्या लगता है कि ये जो मुद्दा है उसमें सिंपैथी बीजेपी गेन कर पाएगी या नहीं? देखिए जल्पा जी, ये सब मॉरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहाँ पर क्या हालत है, वहाँ क्राइम के क्या हालत है, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट के क्या हालत है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर क्या है। तो वहाँ पर जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ भाजपा को इस तरह की लड़ाई नहीं लड़नी है, न्याय की लड़ाई नहीं। उत्तर प्रदेश में नहीं लड़नी, मध्य प्रदेश में डेली की डेली लिंचिंग हो रही है, वहाँ पर लड़ाई नहीं लड़नी है। आपको दूसरे प्रदेश नहीं दिखते हैं जहाँ पर क्राइम रेट जो है बढ़ता जा रहा है, महिलाओं के प्रति, दलितों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई बढ़ती जा रही है। तो वहां पर आपको न्याय नहीं चाहिए, सिर्फ सारा का सारा न्याय आपको वेस्ट बंगाल में चाहिए। तो ये जो इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं कि मेरी व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है, मेरी अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, ये सब मॉरल हाई ग्राउंड लेने की कहीं ना कहीं कोशिश है। मैं अभी भाजपा के प्रवक्ता से एक बात कहना बहुत देर से चाह रहा था, मैंने हाथ भी उठाया था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया हुआ इस वक्त। देखिए, आपने ये सवाल पूछ के कि माननीय मोदी जी या अमित शाह जी कंपेनिंग के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे, हमारे भाजपा के मित्र को आप परेशानी में डाल रहे हैं बेचारे को। लेकिन जो हम देखते हैं अपने आसपास, उसको देख के मुझे लगता है माननीय मोदी जी और शायद अमित शाह जी जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जब ये पूछा जाता है कि आपके लिए सारे इलेक्शन कैसे हैं, तो वो कहते हैं कि छोटा इलेक्शन हो या बड़ा इलेक्शन हो, हमारे लिए सभी मायने रखते हैं। पहली बार में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में होम मिनिस्टर उतरते हैं, होम मिनिस्टर कंपेनिंग करते हैं। कभी नहीं देखा गया कि म्युनिसिपल इलेक्शंस में होम मिनिस्टर उतर कर जाए और पता नहीं कितने मिनिस्टर्स को वहां पर ले जाया जाए। तो मुझे लगता है कि अगर हम हैदराबाद म्युनिसिपल इलेक्शंस के बाद देखें तो माननीय मोदी जी को जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है कि छोटा इलेक्शन हो या बड़ा इलेक्शन हो, वो सभी इलेक्शन को एक तरह लेते हैं। तो अगर जनरल इलेक्शन उन्होंने बड़ी दमदारी से लड़े हैं तो बाई इलेक्शन भी उन्हें लड़ने चाहिए और जाना चाहिए भवानीपुर में जाके और देख लेना चाहिए कि कितना प्रभाव है माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का और दूसरे मिनिस्टर्स का। जी प्रदेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर तो चलो कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया है पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, लेकिन अगर ममता बनर्जी यहाँ पर क्योंकि उनकी तो ये परंपरागत सीट है, उनकी तो जीत जो है वो तय मानी जा रही है, लेकिन क्या यहाँ पर जैसे भाजपा की ओर से भी प्रचार में लोग नजर आएंगे, ममता बनर्जी है वहां से भी प्रचार होगा, जैसे ही वो नामांकन भी दर्ज कराया था तभी लोगों ने खिला हो गए के नारे शुरू कर दिए थे, यानी ये फिर से एक बार खिला हो गई होने वाला है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस इनको सपोर्ट कर रही है, क्या कांग्रेस की ओर से भी ममता बनर्जी के जीत के लिए कुछ किया जाए? देखिए, हमने जो सपोर्ट देना था वो हमने दे दिया। इट्स अ स्ट्रेटेजिकल मूव, इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। पर मेरी दो चीज, मैं कभी का अपनी हाथ उठा रहा था, दो चीजों पर उठा रहा था। जी आप भी उठा रहे थे, अब्दुल जी भी उठा रहे थे, लेकिन दिलीप जी ऐसे काफी देर से सवाल नहीं किया था, इसलिए दिलीप जी की ओर ज्यादा जरूर। मेरा ऑब्जेक्शन था, शैलेश जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहां पर जाना है वो पार्टी तय करती है। मैं इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाता हूं। शैलेश जी, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, वो पार्टी के ऊपर से उठ के आते हैं। कोई पार्टी इतनी बड़ी नहीं होती कि मेरे देश को, मैं दोबारा रिपीट करता हूं आपके समझने के लिए, अगर आपको बात समझ में ना आए तो, मेरे देश के प्रधानमंत्री को कोई पार्टी ऑर्डर नहीं कर सकती। चुनाव में कहां जाना है वो तय करती है। चुनाव की बात है, चुनाव की। पहले बात सुन लीजिए। मेरे देश के प्रधानमंत्री को कोई पार्टी ऑर्डर नहीं कर सकती कि आप इधर चुनाव जाओ, उनको सूचन कर सकती है। आप थोड़ा अपने लैंग्वेज में या अपने वर्डिंग में थोड़ा सुधार कर लीजिए। दूसरा, दिलीप जी ने बताया कि इधर के गुंडे थे, उधर के गुंडे थे।
हमारे देश में और भारतीय जनता पार्टी में आज के डेट में लोकसभा में जितने भी लोग बैठे हैं उसमें से काफी हाईएस्ट अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। योगी सरकार, अब्दुल जी आप यूपी से हैं, तो योगी सरकार में भी कितने, योगी सरकार के ऊपर भी कितने क्रिमिनल केसेस है वो विदित है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रमुख गुजरात में जो है उनके ऊपर पास्ट में कितने केसेस लगे थे वो भी विदित है। हमारे यहाँ से ही ऐसे भी मंत्री बने हुए हैं, चालू मंत्री हैं जो कन्विक्टेड लोग थे, कोर्ट ने जिनको सजा सुनाई थी उनको भी मंत्री चालू रखा गया था। ये याद दिलाना चाहता हूँ। कड़ी पार भी कुछ लोग हुए थे, वो भी देश के शीर्ष स्थान पर पहुंचे। तो पॉलिटिकल एंगल से अगर देखा जाए तो ये सब चीजें पॉलिटिकल एंगल का एक दूसरा डिस्कोर्स है। मैं उसके ऊपर, हालांकि डिबेट इसके ऊपर नहीं है, मैं मूलभूत मुद्दे पर आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को जो ऑडिट करने की बात है, भारतीय जनता पार्टी ऑडिटर बन जाती कि टीएमसी को क्या करना चाहिए, कांग्रेस को क्या करना चाहिए। शैलेश परमार जी को मैं जवाब देना चाहता हूं, राहुल गांधी की अगुवाई में ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब हम लोग जीते थे। राहुल गांधी जी ने तो केरला में भी नॉर्थ में लड़ते थे, साउथ में जाके भी जीत के दिखा दिया और अच्छे मतों से जीत के दिखा दिया। अब्दुल जी ने जो कहा नरेंद्र मोदी जी अगला चुनाव केरला से या तमिलनाडु से लड़के दिखाए तो हम मानेंगे, हम अप्रिशिएट करेंगे वो बात को। भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया रहा है कि उनके यहाँ जो आता है वो दूध का धुला हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की वेस्ट बंगाल में तो हालत ऐसी है, कांग्रेस हारी जीती बात की बात है, लेकिन कांग्रेस के खुद के कैंडिडेट लड़ रहे थे। शैलेश परमार जी की भारतीय जनता पार्टी जो कि मोदी केंद्र में जाते जाते मोदी सरकार बन जाती है, भारतीय जनता पार्टी का कोई ट्रेल तक नहीं दिखता। उनके लिए तो बात ऐसी है, दो इधर से मांग के लाए, दो पड़ोसी से मांग के लाए, दो टीएमसी से मांग के लाए, दो कांग्रेस से मांग के लाए, जो कुछ भी मतलब 4 घरों से आटा इकट्ठा किया और मांग के रोटी बना ली और कैंडिडेट खड़ा कर दिया। ममता जी के सामने ममता जी का पार्टी के लाए, कांग्रेस के सामने कांग्रेस की पार्टी के लाए। तो उनकी हालत तो ऐसी है, 4 घटा मांग के लाओ, रोटी खाओ, अपनी रोटी पकाओ। उसके लिए चाहे देश के प्रधानमंत्री को भी काम पे लगाना पड़े तो जाना चाहिए। अब्दुल जी ने सही कहा कि उनको हैदराबाद में भी जाना चाहिए, उनको हैदराबाद में भी जाना चाहिए। और मैं तो चाहता हूं कि ममता जी के ये बाई इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाए, अमित शाह जी भी जाए, शैलेश जी की बात सच हो ताकि उनको पता चले। और ये लोग नहीं जाएंगे, मैं आपकी बात को यकीन दिलाता हूं, मैं यकीन दिलाता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि ये बाई इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी ममता बनर्जी के खिलाफ प्रवचन करने नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर गलती से चले गए और गलती से ममता बनर्जी जीत जाने वाली है, अगर ममता बनर्जी के कंस्टिट्यूएंसी में कैंपेन करने गए और ममता बनर्जी जीत गई तो बाकी 5 इलेक्शन स्टेट में हैं, उसकी आपकी कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है, उनका नाम तो दीजिए। स्ट्रेटेजिकली नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं तो आपसे विनती करता हूं कि प्रधानमंत्री को भेजिए, वेस्ट बंगाल में भेजिए प्रचार करने के लिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वेस्ट बंगाल की जनता है, उन्होंने समझ के वोट दिया है और ये डेमोक्रेसी है, कभी हार होती है कभी जीत होती है। अगर शैलेश भाई की अगर बात को अगर पकड़ा जाए तो ऐसे मान सकते हैं, जब तक कांग्रेस थी तब वाजपेयी जी कभी क्लियर कट मेजोरिटी में नहीं जीत पाए थे। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वाजपेयी जी बड़े नेता नहीं थे। वाजपेयी जी का भी बड़े सम्मान से नाम लिया जाता था, कांग्रेसी भी सम्मान से नाम लेते थे, प्रधानमंत्री बने थे। वाजपेयी जी भले मेजोरिटी में नहीं थे लेकिन प्रधानमंत्री बने थे, उनका हर पार्टी में उतना ही इज्जत ईमान किया जाता था। तो भारतीय जनता पार्टी के मैं प्रवक्ता को कहना चाहता हूं कि आज मोदी जी है, कल शायद नहीं होंगे, कल दूसरे कोई होंगे, या गडकरी जी होंगे, या कांग्रेस में से भी कोई और आएंगे। देश है, चलता रहेगा, नेता आते हैं जाते, इतने अहंकार में मत रहिए। आपकी पार्टी का तो आपने विसर्जन कर ही दिया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को ऑर्डर मत कीजिए, ऐसी मेरी आपसे विनती है। क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री को अगर कोई समय का थोड़ा अभाव है। शैलेश जी, आखिर में आपकी ओर आती हूँ, क्या लगता है फिर से खेला होगे, क्या हो? या आपने जिस तरह कहा कि सेफ सीट है, यानी कि ममता बनर्जी जीत जाएगी। जल्पा जी, लोकतंत्र में ये तो तय है कि जिनकी ज़्यादा सीट होती है उनकी सरकार बनती है। हम सबको ये एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकारिए कि वहाँ तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मैं प्रज्ञेश जी को भी कहना चाहता हूँ, अभी बहुत बड़ी बातें करके बोलते थे और भारतीय जनता पार्टी को गालियाँ देते थे, मगर
मैं ये भी कहना मैंने चाहता कोई हूँ गाली कभी नहीं दिया राहुल हूँ। गांधी को मैंने मुद्दे रखे हैं, मैंने ओके, कोई कोई भारतीय बात जनता पार्टी को गाली नहीं दी है। प्लीज करेक्ट इट। राहुल गांधी जी को हमारा कभी संस्कार गुजरात नहीं है, लड़ाया है? हमारा संस्कार नहीं है गांधी गाली देने का। हमने राहुल आपके गांधी पॉइंट जी के खिलाफ में पॉइंट रखे। प्लीज राहुल डोंट गांधी यूज जी दिस को वर्ड। कभी गुजरात लड़ाया आप है? गाली देने वाला राहुल पुस्तक गांधी जो जी है को वो कभी भारतीय गुजरात जनता के पार्टी की है। गुजरात में मैंने संसद शैलेश जी लड़ाया गलत है? बयानी मत कीजिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी को एक भी अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं कहा है। मैंने मेरे ओके, प्रधानमंत्री के सम्मान के खिलाफ आवाज उठाई है, राहुल गांधी ठीक जी क्योंकि है, को आप नहीं कभी बोल पाए हैं। गुजरात लाए हो? ठीक है, राहुल शैलेश जी गांधी जी को अपनी कभी बात गुजरात पाए में हैं। लाए हो? और आपके लिए आपका मैं प्रधानमंत्री अभिनंदन को करता आपके हूँ जैसे के कि एक पार्टी हमारे का ऑर्डर लेने वाला आदमी बना दिया, उसके प्राइम सामने मैंने मिनिस्टर आवाज उठाई है। अटल भारतीय बिहारी जनता पार्टी वाजपेयी का कल्चर हो अटल सकता है बिहारी लोगों को वाजपेयी गालियां जी देने का का, वो अटल कांग्रेस का बिहारी कल्चर नहीं वाजपेयी है। जी मैंने का एक भी, सम्मान किया, मैं आपको उनके ऑन लिए मैं रिकॉर्ड जी, आपका चैलेंज बहुत करता प्रवीण हूँ। जी बहुत मैंने सुन आभारी लीजिए, हूँ। शैलेश जी भारतीय कभी कुछ जनता कांग्रेस बता पार्टी रहे को में भी हैं। भी ऐसा आदमी अनपार्लियामेंट्री नहीं शब्द कहा हो है, तो आप एससी पुरवार एसटी कीजिए। ऐसा ऐसा नहीं तो नेता माफी नहीं मांगिए। है कि उनकी आप तारीफ माफी कर मांगिए। सको। आप इसीलिए माफी मांगिए। आप गलत आपने बयानी कर रहे आपने हैं। दिलीप जी आप भी आपने इधर थे, इसीलिए हमारे अतुल जी हमारे आप भी अटल इधर थी, बिहारी जनता जी वाजपेयी आप जी भी का इधर थे। मैंने तारीफ कौन किया। सा बहुत अनपार्लियामेंट्री बहुत शब्द अभिनंदन इस्तेमाल है किया? हमारे नहीं अटल नहीं बिहारी शैलेश जी, परमार वाजपेयी जी आप जी शैलेश गलत जी, बहुत बयानी मत अच्छे कीजिए। शासन में थे डोंट और डिस्टोर्ट द थिंग्स। नरेंद्र मोदी आपके वाराणसी में स्टेटमेंट शैलेश को जी, पूरे खेला चुनाव होने लड़ने की के चर्चा लिए हो गए रही है हैं। बंगाल की। नरेंद्र भाई समय मोदी की बात गुजरात छोड़ में भी दीजिए। चुनाव लड़ने इन्हें के आपको लिए गए माफी हैं मांगनी और चाहिए। नरेंद्र भाई आपका मोदी झूठ किस बोलने का तरह से तरीका चुनाव भारतीय लड़ते जनता हैं पार्टी का और रवैया हमारी रहा है ज्यादा कि झूठ बोलो सिखाई तो है। से बोलो। और आपने मैंने तो एक भी आपको पता पार्लियामेंट्री चल शब्द गया नहीं है कि बनाया। अब आपकी आप तो माफी मोदी मांगिए बारी नहीं जनता से। आनी है। आप जनता को इसलिए आपने बेवकूफ समझ रहे नहीं हैं। नहीं जनता प्रज्ञेश 1 जी, घंटे से आपकी प्रज्ञेश डिबेट जी, देख रही है। अब झूठ पे आप झूठ बोले जा रहे हैं। ऐसे आपने कर मैंने रहे आपको हो। कहाँ गाली नहीं दिया? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं आपने चलता। प्रधानमंत्री को एक ऑर्डर लेने वाला आदमी बना दिया। मैंने उसके सामने आवाज उठाई है। अब झूठ बोल रहे हैं। जी, शैलेश जी, राहुल गांधी को अंतिम पता रहे लगता है जवाब लोग तो गाली दे देना दीजिए ऐसा शैलेश थोड़ा जी, लगा खेला नहीं। होंगे। क्या राहुल लगता है गांधी को भारतीय क्या जनता बोलते पार्टी हैं से सबको शैलेश जी, पता खेला है। होंगे, अब क्या होगा? आप अरे मैं आप आपको सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं क्या मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का आदमी दिखता हूँ तो लोगों को टीवी पे बैठ के गाली देता? ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, कांग्रेस का कल्चर नहीं है। जी, कांग्रेस का कल्चर ठीक आपसे बहुत अलग है। ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है। ये तो पहले चुनाव अपना का जो कल्चर नतीजे सुधारिए। है वो बता ही देंगे कि खेला जनता से होने माफी में मांगिए। जीत किसकी इसका होती है, प्रधानमंत्री हार को ऑर्डर किसकी लेने वाला बना होती है। दिया। अभी तो चूंकि इसके ममता प्रधानमंत्री बनर्जी की की जीत गरिमा का तय आप मानी जा ख्याल रही नहीं है, है। लेकिन बोल नहीं सकते कि एंड मोमेंट पर क्या होगा। जिला जी, पंचायत, तालुका पंचायत और कॉर्पोरेशन में भी अरे आप उसकी हारे आप हैं। चिंता छोड़िए। इसीलिए आपने तो बोल ठीक रहा प्रधानमंत्री है को हूं आपको शैलेश माफी आप जी, मांगनी ऐसे चाहिए ठीक झूठ है, बोलने के लिए। चुनाव है जोर से शैलेश बोलो, जी, झूठ से जनता बोलो। तय करेगी भारतीय खेला जनता होने पार्टी में का जीत कल्चर किसकी है होगी, लोगों को गाली हार देना। किसकी होगी, दिखाई आगे देगा पता चल हर जाएगा। बात को आप झूठ पे आप झूठ बोले, समय आपको का शर्म थोड़ा आनी अभाव है, चाहिए। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो छोटा लड़का क्या नाम आप लेके सभी का बुलाता है शुक्रिया, आप इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े। यहाँ पर हम बात कर रहे थे दंगल देश का, कि फिर से खेला हो। जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि भवानीपुर में ममता बनर्जी फिर से एक बार चुनाव लड़ी। यहाँ पर चर्चा ये थी कि भवानीपुर जो सीट है वो ममता बनर्जी की परंपरागत सीट, उनका गढ़ माना जाता है, यानी कहीं ना कहीं उनकी जो जीत है वो ये तय मानी जाती है। नंदीग्राम में शायद उत्साह में आके ममता बनर्जी से जो चूक हुई वो दोबारा तो नहीं करने वाली थी। अब चुनाव है 30 को तारीख को, और उसके बाद नतीजे भी आ जाएंगे, यानी ये नतीजे बता देंगे कि खेला होबे में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। लेकिन ये तो बात है कि ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। और सामने अगर हम भाजपा की बात करें तो अभी तो ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर उन्होंने कोई अनुभवी नेता ममता बनर्जी के सामने रखा होता तो शायद जीत की कुछ उम्मीद भी होती। लेकिन फिर भी कहा नहीं जा सकता कि क्या हो जाए, अभी तो चुनाव आने में थोड़ा समय भी। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।